गुड मॉर्निंग बच्चों। फाइटर बेस 2.0 में पुनः आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वृक्क क्रियाओं का नियमन। इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में चल रहे हैं। अब हम वृक्क क्रियाओं का नियमन। किडनी फंक्शंस का रेगुलेशन। तो किडनी फंक्शंस या किडनी के जो काम है, वृक्क के जो काम है, उनका रेगुलेशन कैसा होता है, उसके लिए हमारे पास 3 मुख्य अंग हैं। 3 मुख्य अंग। पहला हमारे पास है हाइपोथैलेमस, दूसरा हमारे पास है JGA कोशिका, और तीसरा हमारे पास है हृदय, हार्ट। ये 3 जो अंग है यही हार्मोन्स का क्या करेंगे, स्त्रावण, और वो हार्मोन्स वृक्क क्रियाओं का क्या करेंगे, नियमन। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किससे, हाइपोथैलेमस। कब काम करता है हाइपोथैलेमस, ये देखने वाले हैं। तो पहली प्रक्रिया में हम रोल देखेंगे किसका, हाइपोथैलेमस का। क्या हो रहा है यहां पर समझते हैं। जैसे ही जल की मात्रा जब देखते हैं कि जल में मूत्र की मात्रा क्या हो गई है, बढ़ गई है, तभी एक सिग्नल जाता है किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास। सिग्नल किसके पास जाएगा, हाइपोथैलेमस के पास, कि जल की हानि हो रही है मूत्र के रूप में। तो मूत्र तो जा रहा है शरीर से बाहर, लेकिन उसमें जल की मात्रा बढ़ चुकी है। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में हाइपोथैलेमस, जो कि अपनी एक असिस्टेंट रखता है पीयूष ग्रंथि। कौन है हाइपोथैलेमस का असिस्टेंट, पीयूष ग्रंथि। इस पीयूष ग्रंथि को सिग्नल भेजेगा कि एक महत्वपूर्ण हार्मोन्स का, यहां पर न्यूरोहाइपोफाइसिस, पीयूष ग्रंथि में 2 भाग है, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। यहां जो भाग होगा पीयूष ग्रंथि का वो कौन सा होगा, न्यूरोहाइपोफाइसिस। वो एक महत्वपूर्ण हार्मोन का स्त्रावण करवाएगा जिसका नाम है ADH, या इसे कहा जाता है वेसोप्रेसिन, या इसी का फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। ADH या वेसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन का स्त्रावण कौन करेगी, पीयूष ग्रंथि। किसके प्रभाव में, हाइपोथैलेमस। और ये हार्मोन अब काम क्या करेगा, ये हार्मोन जो है, ये हार्मोन वृक्क के पास जाएगा, और वृक्क से जल धन इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या करवाएगा, पुनः अवशोषण। ADH हार्मोन्स वृक्क नलिका के पास जाएगा, नेफ्रॉन के पास जाएगा, और नेफ्रॉन के DCT व संग्रह नलिका से, इन दोनों भाग से जल और इलेक्ट्रोलाइट्स का पुनः क्या करवा लेगा, अवशोषण। यह काम कौन करेगा, ADH हार्मोन। तो
एडीएच हार्मोन जैसे ही सक्रिय होगा, मूत्र में से जो जल की हानि है उसे क्या किया जाएगा, रोका जाएगा, मूत्र सांद्रित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सांद्रित। तो हम देखते हैं गर्मियों के दिनों में मूत्र सांद्रित विसर्जित होता है, क्योंकि गर्मी में जल की आवश्यकता शरीर को ज्यादा है, और अगर जल ऐसे ही हानि हो गई जल की, तो फिर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, शरीर में जल की कमी हो जाएगी। तो गर्मियों के दिनों में एडीएस सबसे ज्यादा क्या होता है, सक्रिय, और वो जल और इलेक्ट्रोलाइट्स का पुनः क्या करवाता है, अवशोषण। इसके अलावा भी एक काम और करता है, ये रक्त दाब को बढ़ाता है और गुच्छीय निस्यंदन दर को भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो जो गुच्छीय निस्यंदन दर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट छन्ना अगर कम पड़ जाए तो उसको भी क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। कौन हार्मोन, एडीएच। लेकिन एडीएच का सबसे मुख्य काम होगा वृक्क नेफ्रॉन में जाकर जल और खनिज लवण का क्या कर लेना है, पुनः अवशोषण। किस भाग में, नेफ्रॉन के। तो दो मुख्य भाग है, डीसीटी और संग्रह नलिका। यहीं से जल का पुनः क्या हो जाता है, अवशोषण। ये पहली कंडीशन जो किस पर आधारित थी, हाइपोथैलेमस। दूसरी कंडीशन जेजीए सेल्स वाली। जेजीए उपकरण, जेजीए ऑपरेटस हम पढ़ चुके हैं। डीसीटी और अभिवाही धमनिका जब पास पास आती है तो इनमें कोशिकाओं का रूपांतरण होता है और अति संवेदी संरचना बनती, जिसे नाम दिया है जेजीए। और ये जेजीए कब काम करेगा, जब हमारे वृक्क के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो गई है, घट गई है, गुच्छीय निस्यंदन दर क्या हो गई है, कम। तब ये जो गुच्छीय निस्यंदन दर कम हो गई है, ये जाकर सिग्नल देगा जेजी कोशिका को। किसको सिग्नल जाएगा, जेजी कोशिका। और ये जेजी कोशिका स्त्रावित करती है रेनिन एंजाइम्स का। किसका स्त्रावित करेगी, रेनिन एंजाइम्स। और ये रेनिन एंजाइम क्या करेगा, एंजियो टेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन को बदल देता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट। ये कौन बदलेगा, रेनिन। ये यकृत में है बना हुआ प्रोटीन जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन, को बदल देगा रेनिन किसमें, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। और ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को पुनः रेनिन बदल देता है एंजियोटेंसिन सेकेंड में। कौन बदलेगा, रेनिन। ये काम भी रेनिन करेगा। तो रेनिन एंजियोटेंसिन फर्स्ट को रेनिन एंजियोटेंसिन किस बदलता है, सेकेंड। और ये जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है, ये होता है वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर। रक्त वाहिनी को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, दबाएगा, और रक्त वाहिनियों को दबाएगा तो रक्त का दाब बढ़ेगा। रक्त दाब बढ़ेगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दो काम चल रहे हैं यहां पर, रक्त दाब बढ़ा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट फिर से बढ़ गई, जो घट गई थी वो फिर से यहां पर बढ़ गई। और इससे एक नाम दिया जाता है रास मैकेनिज्म। रास मैकेनिज्म, क्या नाम दिया इसको, रास मैकेनिज्म नाम दिया है। तो ये रास मैकेनिज्म के माध्यम से हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ध्यान रखना, एंजियोटेंसिन एक ही काम नहीं करता है, एंजियोटेंसिन सेकेंड
का दूसरा कार्य है कि ये जाता है एड्रिनल कार्टेक्स के पास। किसके पास जाएगा? एड्रिनल कार्टेक्स, एड्रिनल ग्रंथि का एड्रिनल कार्टेक्स भाग में, और उससे स्रावित करवाएगा एल्डोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। और ये हार्मोन का काम है डीसीटी से जल व खनिज का पुनः अवशोषण। इसका सीधा मतलब है कि एंजियोटेंसिन सेकेंड एक काम नहीं करेगा, दो दो काम करेगा। मुख्य काम क्या होगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, गुच्छीय निस्यंदन दर को बढ़ाएगा। दूसरा काम, एड्रिनल कोर्टेक्स के पास जाएगा, एल्डोस्टेरोन का स्त्रावण करवाएगा, और एल्डोस्टेरोन जो होता है ये डीसीटी के पास जाकर हेनले लूप के जल तथा खनिज लवण का पुनः क्या कर देता है? अवशोषण। ये दो दो काम होंगे किसके? एंजियोटेंसिन सेकेंड के। तो ये हमारा रहा जेजीए उपकरण। चलो अगला तीसरा जो हमारा भाग है, तीसरा भाग है वो है हृदय। हृदय में क्या हो रहा है? अगर रक्त का दाब बढ़ता है, ब्लड प्रेशर हृदय के अंदर क्या होगा? बढ़ेगा। उस परिस्थिति में हृदय आलिंद भाग, हृदय के आलिंद भाग से स्त्रावित होगा एएनएफ, एंटी न्यूट्रियूरेटिक फैक्टर। एंटी न्यूट्रियूरेटिक फैक्टर स्त्रावित करेगा कौन? हृदय का आलिंद। कब? जब हृदय में क्या बढ़ गया है? रक्तदाब। और ये एनएफ जो होता है ये एक है वेसो डायलेटर। क्या है? एक वेसो डायलेटर। और वेसो डायलेटर का काम होता है रक्त वाहिनियों को चौड़ा करना। और जब रक्त वाहिनी चौड़ी होगी, रक्त वाहिनी को चौड़ा करना, और रक्त वाहिनी चौड़ी होगी तो रक्त का दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जो रक्त का दाब बढ़ गया था वो रक्त का दाब क्या हो जाएगा? कम। किसके कारण? एएनएफ के कारण। तो ये तीन जो मुख्य हार्मोन है जो यहाँ काम कर रहे हैं, एक एडीएच हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, दूसरा एंजियोटेंसिन सेकेंड, और तीसरा है एएनएफ। ये तीन ही जाकर पूरे के पूरे वृक्क का हार्मोन्स का नियंत्रण करते हैं, रेगुलेशन करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, इसको हम एनसीईआरटी से एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से हार्मोन वृक्क क्रियाओं का नियमन यहां बताया गया है। वृक्क क्रियाओं का नियमन अगर देखें तो वृक्कों की क्रियाविधि का नियंत्रण और नियमन हाइपोथैलेमस के हार्मोन और क्रियाविधि सानिध्य गुच्छ उपकरण जेजीए, जेजीए और कुछ सीमा तक हृदय द्वारा होता है। ये तीन हो गए, पहला, दूसरा और ये हृदय क्या हो गया है? तीसरा। जैसा मैंने अभी बताया, ये तीनों ही यहाँ मुख्य रूप से भाग लेते हैं, हाइपोथैलेमस, जेजीए और हृदय। चलो, शरीर में उपस्थित परासरण ग्राहियां रक्त आयतन या शरीर तरल आयतन या आयनी सांद्रण में बदलाव द्वारा सक्रिय होती है। शरीर में उपस्थित परासरण ग्राहियां होती हैं जो कि रक्त के आयतन में कोई परिवर्तन हो, शरीर का तरल में कोई आयतन में परिवर्तन हो या आयनी सांद्रता में बदलाव द्वारा सक्रिय हो जाती है। ये सक्रिय हो जाती है।
कहीं भी इनमें परिवर्तन आया तो ये परासरण ग्राहियां क्या हो जाती है, सक्रिय, और यही तो इनको स्टिमुलेट करेगी ताकि क्या करो, हार्मोन्स का स्त्रावण। शरीर से मूत्र द्वारा जल का अत्यधिक ह्रास, मूत्रता या डायूरेसिस इन ग्राहियों को सक्रिय करता है। शरीर से मूत्र का हानि हो रही है तो इन ग्राहियों को क्या करेगा, सक्रिय, मतलब हाइपोथैलेमस वाला पहला भाग शुरू हो रहा है यहाँ, जिससे हाइपोथैलेमस प्रतिमूत्रल हार्मोन, एंटीडायरेटिक हार्मोन्स, एंटीडायरेटिक ADH हार्मोन्स या न्यूरोहाइपोफाइसिस को वेसोप्रेसिन के स्त्रावण हेतु प्रेरित करता है। ADH नलिका के अंतिम भाग में जल के पुनः अवशोषण को सुगम, जल के पुनः अवशोषण को क्या बनाता है, ADH नलिका के अंतिम भाग में जल के पुनरावशोषण को सुगम बनाता है और मूत्रलता को रोकता है। मूत्र के साथ जल की हानि को ये रोकेगा, वही भाग ADH का जो मैंने अभी बताया। शरीर तरल के आयतन में वृद्धि परासरण ग्राहियों को निष्क्रिय कर देती है और पुनर्भरण को पूरा करने के लिए ADH के स्रावण को निरोध करती है। अगर आयतन पुनः बढ़ गया, जल की मात्रा बढ़ गई, तो ये ग्राहियों को निष्क्रिय कर देगा और निष्क्रिय करने के बाद में ADH का स्त्रावण कम हो जाएगा, रुक जाएगा। ADH वृक्क के कार्यों को रक्त वाहिनियों पर संकुचनी प्रभावों द्वारा भी प्रभावित करता है। इससे रक्त दाब बढ़ जाता है, रक्त दाब बढ़ जाने से गुच्छ प्रवाह बढ़ जाता है और इससे GFR बढ़ जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसा मैंने बताया, दो काम है ADH के, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को भी बढ़ा देता है और जल और खनिज लवण का पुनः अवशोषण करता है। JGA, ये JGA की जटिल नियमनकारी भूमिका है। गुच्छीय रक्त प्रवाह या गुच्छीय रक्त दाब GFR में गिरावट से, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में गिरावट से JJ कोशिकाएं सक्रिय होकर रेनिन को मुक्त करती है। किसको मुक्त करेगी, रेनिन को, जैसा मैंने बताया। और रेनिन रक्त में उपस्थित एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट और बाद में एंजियोटेंसिन सेकंड में क्या कर देता है, बदल देता है। सेकंड बदल देता है। एंजियोटेंसिन द्वितीय एक प्रभावकारी वाहिका संकीर्णक है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। मैंने जैसा बताया, रक्त वाहिनी को दबाएगा, जिससे गुच्छीय रुधिर दाब बढ़ेगा, GFR को बढ़ा देता है। एंजियोटेंसिन द्वितीय अधिवृक्क वलकुट को एल्डोस्टेरोन हार्मोन का भी स्त्रावण के लिए प्रेरित करता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है, ये एल्डोस्टेरोन के कारण DCT दूरस्थ भाग में सोडियम और जल का पुनः क्या हो जाता है, अवशोषण, जो बताया मैंने अभी। और इससे भी रक्त दाब तथा GFR में वृद्धि होती है। यह जटिल क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि, जिसे रास मैकेनिज्म कहा जाता है, क्या नाम दिया है, रास मैकेनिज्म कहलाती है। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म जो है, ये रास मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। तीसरा वाला भाग, तीसरा भाग की बात करें यदि हम, तो वो है हृदय के आलिंद में अधिक रुधिर के बहाव से। आलिंद में अगर बहाव बढ़ जाए, तो मैंने बताया है कि आलिंद में दाब बढ़ा तो आलिंदीय नेट्रियूरेटिक कारक ANF स्त्रावित होता है। ANF के वाहिका विसर्ग, ANF वाहिका विस्फारण रक्त वाहिकाओं का विस्फारण करवाता है, मतलब ये वेसोडाइलेटर है। क्या है ये, वेसोडाइलेटर, रक्त वाहिनियों को चौड़ा करेगा। और रक्त वाहिनियों को क्या करता है, चौड़ा होता है, जिससे रक्त दाब कम हो जाता है और इस प्रकार से ANF क्रियाविधि से
रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि पर नियंत्रण का काम करता है, लेकिन जो रास मैकेनिज्म है उसको रोकना है तो रोकने के लिए ये जो एएनएफ फैक्टर है ये उसके विपरीत काम करेगा। कैसा काम करेगा? विपरीत। तो ये हमने समझा यहां पर पूरा का पूरा वृक्क की क्रियाविधि का नियमन। अब अगला जो हमारा टॉपिक इसमें है वो है मूत्रण। अगला हमारा जो टॉपिक कौन सा है? मूत्रण। अब हम समझेंगे इसके बाद मूत्रण। तो अगला टॉपिक समझने जा रहे हैं मूत्रण, मिक्सचुरेशन। अगला जो हमारा टॉपिक है मूत्रण या मिक्सचुरेशन। क्या है मूत्रण, क्या है मिक्सचुरेशन? इस प्रक्रिया को अब हम समझने वाले हैं। हम जानते हैं हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है, यह है यूरिनरी ब्लैडर। और यह है हमारी यूरेटर। ये मूत्रवाहिनी, और ये मूत्राशय। ये मूत्र मार्ग। तो मूत्राशय से मूत्र का बाहर आ जाना ही क्या कहलाता है? मूत्रण या मिक्सचुरेशन। किसका बाहर आना है? मूत्राशय में इकट्ठा होता है मूत्र, और ये मूत्र क्या आ जाता है? बाहर, और इसका बाहर आना ही क्या कहलाता है? मिक्सचुरेशन। यहां पर लगा होता है एक वाल्व, ये है वाल्व। यूरेथ्रा में लगा होता है वाल्व। तो क्या है मूत्रण की प्रक्रिया, कैसे यह होता है, इसको समझते हैं। अब यहाँ पर एक फ्लो चार्ट में बनाऊंगा और इस फ्लो चार्ट से इस प्रक्रिया को हम समझेंगे। चलो फ्लो चार्ट देख लेते हैं। मूत्राशय में मूत्र भर जाता है। पहला पॉइंट यही है, मूत्राशय में मूत्र क्या हो जाता है? भर जाता है। मूत्राशय की बात करें, यूरिनरी ब्लैडर की अगर हम बात करें तो ये गुब्बारे के समान संरचना है। जैसे जैसे गुब्बारे में हवा डालते हैं गुब्बारा फूलता जाता है, वैसे ही इस मूत्राशय के अंदर मूत्र वाहिनी जितना जितना मूत्र लेकर आएगी, मूत्र आने से यह गुब्बारा क्या होगा? फूलेगा। और मूत्राशय में जैसे ही मूत्र भरता है, मूत्राशय की दीवार, भित्ति या दीवार क्या होती है? फैलती है। मूत्राशय में मूत्र भरेगा तो मूत्राशय की भित्ति दीवार क्या होगी? फैलेगी। मतलब गुब्बारे में हवा डालेंगे तो गुब्बारे की दीवार या भित्ति क्या होगी? फैलेगी। वैसे ही मूत्राशय की भित्ति क्या होती है? फैलती है। और जब ये भित्ति फैलती है तो ये एक सेंसरी नर्व के द्वारा ये सिग्नल जाता है किसके पास? मस्तिष्क के पास। ये सिग्नल किसके पास जाएगा? मस्तिष्क के पास जाएगा। कौन लेकर जाएगा? सेंसरी नर्व। तो सेंसरी नर्व मस्तिष्क के पास सिग्नल लेकर जाएगा कि यह गुब्बारा भर चुका है, जल्दी से मूत्र को विसर्जित करो वरना यह गुब्बारा फट जाएगा। क्योंकि हवा जितनी भरते हैं गुब्बारा फूलता जाता है और एक समय के बाद गुब्बारा फट जाता है। वैसे ही मूत्राशय की दीवार अब
क्या हो गई है, फैल गई है, और ज्यादा अगर मूत्र भरा और विसर्जित नहीं हुआ तो गुब्बारा फट जाएगा। ये बात कौन बताता है, मूत्राशय की भित्ति किसको बताएगी, मस्तिष्क को। किसके द्वारा, सेंसरी नर्व के द्वारा। मस्तिष्क इस बात को सुनता है और अपने भेजता है मोटर नर्व को। कहां भेजेगा, मूत्राशय की दीवार के पास। मस्तिष्क अपनी मोटर नर्व को भेजेगा किसके पास, मूत्राशय की दीवार के पास। और यहां पर होता है चिकनी पेशी। चिकनी पेशी का करवाता है संकुचन, प्लस यूरेथ्रल वाल्व को करवाता है शिथिल। दो बात होती है यहां पर। चिकनी पेशी का क्या होगा, संकुचन। चिकनी पेशी जो फैल गई थी वो पेशी का क्या होगा, संकुचन। और ये जो वाल है चिकनी पेशी का क्या हो जाएगा, संकुचन। और साथ ही साथ यूरेथ्रल वाल्व क्या हो जाएगा, शिथिल। ये वाल्व क्या हो जाएगा, शिथिल, ये खुल जाएगा और चिकनी पेशी का संकुचन होगा। ये गुब्बारा दबेगा तो यहां से दाब के कारण मूत्र कहां आ जाएगा, बाहर। इस प्रक्रिया से मूत्र कहां आ जाता है, बाहर। और इस पूरी घटना को हम कहते हैं मूत्रण या मिक्सचुरेशन। दीवार संकुचित होगी और गुब्बारे से हवा कहां निकल जाएगी, बाहर। और यह घटना होगी चिकनी पेशी में संकुचन और यूरेथ्रल वाल्व का शिथिल होना। तो ये सारी घटना को हम एक साथ क्या कहते हैं, मूत्रण या मिक्सचुरेशन। चलो अगर हम बात करें कि कितना मूत्र विसर्जित करता है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति 1 से 1.5 लीटर मूत्र का क्या करता है, विसर्जन। कितना लीटर मूत्र विसर्जित करेगा, 1 से 1.5 लीटर। कौन, स्वस्थ व्यक्ति मूत्र का क्या करेगा, विसर्जन 1 से 1.5 लीटर। और इस 1 से 1.5 लीटर मूत्र में यूरिया की मात्रा होगी 25 से 30 ग्राम। क्योंकि मुख्य रूप से उत्सर्जी जो पदार्थ है वो हमारा क्या है, यूरिया। और इस यूरिया की मात्रा कितनी होगी, 25 से 30 ग्राम यूरिया रहेगी यहाँ पर। कितने मूत्र में, 1 से 1.5 लीटर मूत्र में यूरिया की मात्रा 25 से 30 ग्राम। मूत्र की बात करें तो मूत्र का रंग हल्का पीला, एक तीव्र गंध भी आएगी इससे, और इसका पीएच होगा 6, अम्लीय। तो मूत्र का जो रंग आता है वो कैसा आता है, हल्का पीला। यूरोक्रोम जैसे सब्सटेंस होते हैं, इस कारण रंग कैसा आ जाता है, हल्का पीला। तीव्र गंध आएगी, उसमें से स्मेल आएगी, और उसका पीएच होगा 6, मतलब अम्लीय रहेगा वो। मूत्र थोड़ा सा अम्लीय पीएच का है, अम्लीय हो जाता है पीएच। ठीक है, तो ये हमने जो बातें की है ये किससे संबंधित बातें की हैं, मूत्रण से संबंधित। अब हम अन्य उत्सर्जी अंग देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, अन्य उत्सर्जी अंग। क्योंकि ये तो हमने मूत्रण की प्रक्रिया देखी है, अब हम देखने वाले हैं अन्य उत्सर्जी अंग। तो अन्य उत्सर्जी अंग को हम अब देखने वाले हैं। हाँ, यहां पर एक बात, एक पॉइंट और देख लेते हैं इसके अलावा, कि यहां पर अगर मूत्र का परीक्षण किया जाए
क्या किया जाए, मूत्र का परीक्षण। तो इससे कई प्रकार की विकृति भी हासिल हो जाती है, विकृति की पहचान होती है। मूत्र में गड़बड़, इसका मतलब कुछ ना कुछ बीमारी आपके शरीर में हुई है, क्योंकि जो भी बीमारी होगी उसके अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्ज्य पदार्थ के रूप में कहां फेंके जाएंगे, बाहर, और वो कहां मिलेगा आपको, मूत्र में। तो इस मूत्र के परीक्षण से, यूरिन टेस्ट से कई सारी बीमारियों का आप पता लगा सकते हैं, जिसमें एक बीमारी एनसीईआरटी दे रहा है, वो है मधुमेह, डायबिटीज मेलाइटस। कौन सी बीमारी की बात कर रहा है, डायबिटीज मेलाइटस। और इस बीमारी में मूत्र में आपको मिलेगा ग्लूकोज। मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होगी, जिसे ग्लाइकोसूरिया भी कहा जाता है, और फिर कीटोन बॉडी में मिलेंगे, जिसे कीटोनूरिया भी कहा जाता है। तो ये अगर मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा बड़ी है, इसका मतलब कौन सी बीमारी हो सकती है, मधुमेह। ये पता किससे चला, मूत्र के परीक्षण से। तो ये बात भी इस मैक्चुरेशन मूत्र की प्रक्रिया से हमें मालूम पड़ी है। चलो, अन्य उत्सर्जी अंग देख रहे हैं अब हम। और अन्य उत्सर्जी अंग में हमारे पास पहला अंग है फेफड़ा। लंग्स। अन्य उत्सर्जी अंग में पहला अंग हमारे पास क्या है, फेफड़ा या लंग्स। और हम जानते हैं फेफड़ा श्वसन की प्रक्रिया में मुख्य रूप से CO2 का उत्सर्जन करता है। और कितनी CO2 करता है, 200 ml प्रति मिनट। तो फेफड़ा CO2 को कहां फेंकेगा, बाहर, और CO2 भी अपशिष्ट पदार्थ है, इसलिए इसे अन्य सहायक अंगों में रखा है, अन्य उत्सर्जी अंगों में रखा गया है। CO2 के अलावा ये जल को भी, जल की कुछ मात्रा किस रूप में, वाष्प के रूप में, जल की कुछ मात्रा वाष्प के रूप में क्या करता है, उत्सर्जित। तो जल की कुछ मात्रा किस रूप में करेगा, वाष्प के रूप में उत्सर्जित करता है। और CO2 का क्या करता है, उत्सर्जन। ये काम कौन करेगा, फेफड़ा। चलो, फेफड़े के बाद अगर हम बात करें यहां से, तो अगला हमारा उत्सर्जी अंग आता है, वो है यकृत या लीवर। और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है ये, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत या लीवर। हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर है, और इसका काम है पित्त को बाहर निकालना। और पित्त को बाहर करने में कौन कौन से यहां पर, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, अपघटित स्टेरॉइड, वर्णक, विटामिन्स व ड्रग्स। और ये सारे के सारे पदार्थ का स्त्रावण कौन करेगा, यकृत। कौन कौन से, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, अपघटित स्टेरॉइड, वर्णक, विटामिन्स व ड्रग्स। इनका स्त्रावण कौन करेगा, लीवर। और कहां छोड़ेगा इनको, इनको छोड़ेगा वो मल में।
और मल के माध्यम से कहां आने वाले हैं? बाहर। मल के माध्यम से कहां आने वाले हैं? बाहर, क्योंकि यकृत इनको छोड़ता है छोटी आंत में, और छोटी आंत में अपाचित भोजन के साथ ये सारे पदार्थ मल के रूप में कहां आ जाते हैं? शरीर से बाहर। ये काम किसका है? यकृत का। चलो अगली हमारी आखिरी जो ग्रंथि है, आखिरी जो सहायक उत्सर्जी अंग है, उसका नाम है तीसरा त्वचा, स्किन। त्वचा या क्या है? स्किन। और इसमें दो ग्रंथियां रखी गई है, एक है श्वेत ग्रंथि स्वेट ग्लैंड, और दूसरी है तेल ग्रंथि सेबेसियस ग्लैंड। चलो दोनों ग्रंथियों को देख लेते हैं। एक तरफ लेंगे हम श्वेत ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड, और दूसरी तरफ लेंगे हम तेल ग्रंथि, सीबेसियस ग्लैंड। श्वेत ग्रंथि स्वेट ग्लैंड, तेल ग्रंथि सीबेसियस ग्लैंड। और अब इनको दोनों को हम चलें इन दोनों में। तो श्वेत ग्रंथि जो है वो पसीना निकालती है, और पसीना में होता है नमक, NaCl, सॉल्ट, प्लस कुछ मात्रा में यूरिया, प्लस लैक्टिक अम्ल। और मुख्य कार्य शरीर को ठंडा करना। चलो श्वेत ग्रंथि स्वेट ग्लैंड जो है, इस ग्रंथि से क्या निकलता है? पसीना। त्वचा पर होती है जिससे पसीना आता है, और उस पसीने में क्या आता है? नमक। खारा लगता है, नमकीन लगता है। NaCl है उसमें, सोडियम क्लोराइड, और कुछ मात्रा में क्या है? यूरिया और लैक्टिक अम्ल। ये अपशिष्ट पदार्थ भी यूरिया और लैक्टिक अम्ल। लेकिन यह काम करना मुख्य कार्य नहीं है इस ग्रंथि का। इस ग्रंथि का मुख्य कार्य है शरीर को ठंडा बनाए रखना। जब गर्मी बढ़ेगी, आप तेज दौड़ोगे तो आपको पसीना आएगा। वो पसीना इसलिए आ रहा है कि आपके शरीर की गर्मी को ये पसीना कहाँ ले जाता है? पानी बाहर, और शरीर को क्या करता है? ठंडा। इधर आ जाए तेल ग्रंथि में, तो यहां से सीबम का स्त्रावण, तेल ग्रंथि सीबम का स्त्रावण करती है, और इसमें होता है स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन्स, स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे पदार्थ यहां पर क्या होंगे? उपस्थित। कौन कौन से पदार्थ होंगे? स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन्स और मोम। लिख लो। तो स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन और मोम जैसे पदार्थ इस सीबम में होंगे, और ये आपकी त्वचा पर तेलीय आवरण बनाता है। कैसा त्वचा पर आवरण बनाएगा? तेलीय आवरण बनाएगा। कौन? तेल ग्रंथि। तो त्वचा पर तेलीय आवरण का निर्माण कौन करेगा? तेल ग्रंथि। और श्वेत ग्रंथि शरीर को क्या करेगी? ठंडा। तो ये हमारा ये जो टॉपिक था, अन्य या सहायक उत्सर्जी अंग जो थे वो क्या हो चुका है? यहाँ पर समाप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को टैली करेंगे। किससे टैली करेंगे? एनसीईआरटी से टैली करेंगे। वहां से देखेंगे, लाइन टू लाइन मिलाकर देखेंगे, जो हमने पढ़ा क्या वो एनसीईआरटी में वैसा का वैसे ही है, वहां से समझेंगे। ठीक है, थैंक यू सभी को।